नहीं नहीं, 54 का 53। ये क्या है, यहाँ पे तो दे रहा है। रहने दो, जैसे चल रहा है चलने दो। हाँ ठीक है ना। देखो तांबा क्या है, तांबा प्लस टीन, दो धातुओं को मिलाकर एक नई धातु बना क्या, कांसा। और कांसा का जब मानव ने प्रयोग करना शुरू कर दिया तो उसी को हम बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। और कांस्य युगीन सभ्यता किस सभ्यता से है, तो वो सिंधु घाटी सभ्यता, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कांस्य का प्रयोग सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही किया था। ठीक है, तो याद रखना कि मानव के द्वारा खोजा गया प्रथम धातु, प्रीति, मानव के द्वारा खोजा गया प्रथम धातु कौन सा है, तांबा। पहला धातु कौन सा है, तांबा। और मानव के द्वारा प्रयोग किया गया पहला मिक्स धातु या खोजा गया पहला मिक्स धातु क्या है, कांसा, यानी कि ब्रोंज है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें याद रखना। अब देखो थोड़ा सा लोहे के इतिहास के बारे में तुम लोग को बता दें इसको। हाँ ये हो गया, ये वाला हटा दें इसको। पहला खोजा गया धातु, धातु लड्डू, लड्डू नहीं। अच्छा, मानव के द्वारा बनाया गया पहला लड्डू कौन सा था, मोतीचूर का। अच्छा सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो श्रृंगार के भी यूज करते थे, शीशा, कंघी, एब्रो, आईलाइनर, लिपस्टिक, इतना एडवांस थी। मगर ये कि अब के डेट में उस समय के जो लोग थे, अब जैसे लिपस्टिक वगैरह जो बनाए जाते थे ना, तो आज का जो लिपस्टिक बन रहा है उस चीज़ का नहीं होता था। जैसे रंग वगैरह बनाना, कलर तैयार करना, तो जब भाई लिपस्टिक भी क्या है, हाँ था हड़प्पा सभ्यता में, तो लिपस्टिक भी क्या एक तरह से कलर ही था। तो जानते हो उस समय जो रंग वगैरह बनाया करते थे ना, तो वो जानवरों की चर्बी और खून को मिक्स करके बनाते थे। तो सोचो, थोड़ा सा इमेजिन करो कि उस समय की स्त्रियां अगर ऐसी चीज़ों की लिपस्टिक का यूज करती थी, जब वो लगा के सामने आती थी तो ऐसा लग रहा है कि ये मेकअप करके नहीं, अपने पति का खून पी के आई हो, लेक के डर जाएंगे। मेसोपोटामिया, मिस्र, मेसोपोटामिया का तो इस भारतीय सभ्यता के समकक्ष ही माना जाता है, क्योंकि जब आप ये पढ़ते हैं कि हमारे भारत यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार होता था वो किससे होता था, मिस्र और मेसोपोटामिया से। तो इसका मतलब मिस्र मेसोपोटामिया के थे, उसके समकक्ष था, तभी तो व्यापार कर रहा था। कौन सा काल में है ये तीनों काल में से? सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम में आएंगे ना, उसी समय से वो शुरू होता है। तो अब ये सिंधु घाटी सभ्यता, इसको हटा दें। गुस्सा सीखना हो तो इससे प्रीति सीखो, कैसी तुम आँख दिखाती है। अब देखो शुरू करें, फिर देखो मुँह बना रही है, ऐसा लग रहा है इसके हाथ में हथौड़ी रहता तो फेंक के मार देती। देखो आदि ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, हमने इसके बारे में क्या बताया कि इस समय के जो मानव थे पढ़ना लिखना तो उनको आता था, पढ़े लिखे हुए थे, मगर वो क्या लिख रहे हैं या उनकी लिपि क्या है, उनकी लैंग्वेज क्या है, उनकी भाषा क्या है, हम नहीं समझ पाते हैं। हाँ, जो भी चिंग चांग हुंग हांग कर रहे थे जैसे चाइनीज की तरह। चाइना का महान दीवार किसने बनाया है, विंग स्विंग, पागल नहीं तो। विंग स्विंग क्या होता है, विंग स्विंग, वेन सांग तो वो है जो आया था, वेन सांग किसके शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आ गया। तो मेगास्थनीज किस में आया था, वेन सांग, ह से आ रहा है ना, ह से वेन सांग और ह से हर्षवर्धन, हमने रिलेट करके बताया था। तो वेन सांग हर्षवर्धन, वेन सांग, ठीक है, तो समझ आया ना। वेन सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, फायान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था, और जो मेगास्थनीज था वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं लगभग। चंद्रगुप्त के शासनकाल में यानी कि जो मेगास्थनीज था, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। चीनी यात्री था और ये यूनानी था मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यूनानी मतलब यूनानी राजदूत, यानी जो यूनानी राजदूत था वो किसके शासनकाल में आया था, लिख लो यार। देखो क्या हम बताएं, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। उसके बाद वेन सांग, वेन सांग
वेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। फायान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। विक्रमादित्य मतलब चंद्रगुप्त सेकेंड। इतिहास में विक्रमादित्य सेकेंड को ही मतलब चंद्रगुप्त सेकेंड को ही इतिहास में विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। विक्रमादित्य एक उपाधि, एक टाइटल है। और पूरे भारत के इतिहास में 14 विक्रमादित्य हुए हैं। उन 14 विक्रमादित्य में सबसे शक्तिशाली विक्रमादित्य चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है। और अंतिम विक्रमादित्य की बात करें तो हेमू है। हाँ, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। फायान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। और मेगास्थनीज कौन था? ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, यानी कि यूनान का था। और सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इसको भेजा था। और यहीं पर इन्होंने एक बुक की रचना की, एक ग्रंथ की रचना की। किसकी? इंडिका। इंडिका की रचना किसने किया था? तो मेगास्थनीज ने किया था। इंडिका की रचना कहाँ पर किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, यानी कि शासनकाल में किया गया था। सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। इंडिका की रचना है, ये इसका बुक है जो जिसको इन्होंने लिखा था। इंडिका सेनापति, सिकंदर का सेनापति था। और जो मेगास्थनीज था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। राजदूत मतलब समझ रहे हो ना, जो देश विदेश के बारे में जानकारी देता है। हाँ हाँ हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उन्होंने रहकर इंडिका नामक ग्रंथ की रचना कर दी। यानी कि अब हम पूछे आपसे कि इंडिका में किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, सीधा मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और मौर्यों में जब पूछे कि किसका, तो चंद्रगुप्त मौर्य का। हाँ, वांग टी फॉर टाटा चाय। वांग टी कहा जाता है कि अंतरिक्ष से देखने के बाद यही एक दिखता है धरती पर, धागे की तरह रील। हाँ, हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आया था। फायान जो था वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। मध्यकालीन भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला अंतिम हिंदू बादशाह कौन था? मध्यकालीन भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला अंतिम हिंदू बादशाह कौन था? यानी कि जानते हो कि जब दिल्ली सल्तनत शुरू होता है तो दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल बादशाह के बीच तक जिसका भी वर्चस्व रहा वो किसका रहा? मुसलमानों का। और मुसलमानों के बीच में अगर कोई हिंदू शासक अगर शासन किया है, बादशाह बना है, तो वो कौन था? हेमू था। हेमू मध्यकालीन भारत का अंतिम हिंदू सम्राट उसको कहा जाता है। ठीक है, जो एक बड़े साम्राज्य पर शासन किया था। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम हिंदू बादशाह। सोचो, बादशाह नाम केवल मुस्लिम शासकों के नाम पे लगता था, क्योंकि इन्हीं बादशाहों के बीच में ये शासन किया था, इसलिए इसको जो है बादशाह का नाम दिया जा रहा है। हाँ, दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला अंतिम हिंदू बादशाह। हाँ, हेमू के बचपन का नाम हेमचंद्र था। हेमू, ठीक है। और ये हेमू का युद्ध किसके साथ हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध किसके साथ हुआ था? ये तराइन में कहाँ घुस रहे हो? पानीपत का 3 युद्ध हुआ था, तराइन का भी 3 युद्ध हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर जीता था। दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध। और इसी युद्ध में एक तरफ हेमू और दूसरी तरफ अकबर का संरक्षक या सेनापति कौन? बैरम खां था। तो सुनो, जो पानीपत का 1556 में पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद
भारत में एक नए राजवंश की स्थापना करता है जिसको हम मुगल वंश के नाम से जानते हैं। हाँ, अकबर के साथ हुआ था, अकबर ही कह सकते हैं, मगर अकबर उस समय छोटा बालक था, इसलिए अकबर न लड़के अकबर का संरक्षक या सेनापति बैरम खां जो था वो लड़ा था हेमू से। पढ़े हो ना, तो वो जब युद्ध की बात आता है तो लोग कह देते हैं कि हेमू और अकबर के बीच में हुआ था, तो अकबर जो है वो युद्ध करने लायक नहीं था। अकबर युद्ध कर, वो राजा उसको बना दिया गया संरक्षक के तौर पे, मगर बालक था, अभी सत्ता संभालने के लायक वो नहीं था, तो उसके संरक्षक के रूप में बैरम खां को नियुक्त किया गया, और बैरम खां ही जो है कि सारा युद्ध का संचालन करता था। राणा सांगा तो आया था, ये जिसने भारत पर मतलब कि प्रोत्साहित किया था, आमंत्रित किया था बाबर को भारत पर अटैक करने के लिए, राणा सांगा भी एक था। सुनाओ। अकबर जीता था, हेमू हारा था, तभी तो याद आ जाएगा। बर्गर पिज्ज़ा खाया करो, लड़कियों को दिमाग बढ़ाना होता है ना, वो चंपरास नहीं खाती है, बर्गर पिज्ज़ा खाती है। मोमोज दे दो, बर्गर पिज्ज़ा दे दो। प्रीति गुस्सा होकर रह जा रही है, बोल नहीं पा रही है, कुछ नहीं। गए गोविंद है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम के पर्पज से। चलो अब हम आते हैं अपने पे। अरे इसको कंप्लीट कर लो चार्ट को, तुम लोग दूसरे जगह भी इधर से उधर बात करके छुट्टी कर दे रही हो। अच्छा हुआ कि तुम लोग के हाथ में घंटा नहीं है, नहीं तो बजा देती तुरंत है बीच में। तुम बोली थी 12 बजे छोड़ने के लिए, हम तो हाँ हाफ जाती हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बजे ना आराम से जाना। गोविंद स्कूटी से जाके छोड़ देगा। स्कूटी दे दम, स्कूटी का जो माइलेज है ना वो 100 का है, मगर गोविंद 120 की स्पीड में चलाता है, 20 तो अपना एक्स्ट्रा लगा देता है, एनर्जी एक्स्ट्रा माइलेज देता है गोविंद का, जानते हो। अपने से डबल हाइट का शादी करेगा लड़की से। हाँ चलो चलो टॉपिक पे आ जाओ। हाँ ये था। अब देखो आधे ऐतिहासिक काल में किसको रखा गया है। अच्छा तुम बताओ वैदिक सभ्यता के बारे में क्या जानते हो, वैदिक सभ्यता में क्या हुआ है? वैदिक सभ्यता में सर उसको क्या किस में रिटन एविडेंस में रखोगे? ठीक, चलो इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। आधे ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में 2 आते हैं, 2 सभ्यताएं आती है। कौन कौन सी? एक आता है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, CVLIZATION, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। अगर सिंधु घाटी सभ्यता के टाइमिंग की बात करें तो हमने बताया था 3000 BC से लेकर 1500 BC, ठीक है। 3000 BC में ये शुरू हुआ था, यानी ईसा मसीह के जन्म से 3000 साल पहले स्टार्ट हुआ और ईसा मसीह के जन्म से 1500 साल पहले खत्म हो गया, समाप्त हो गया। कहा जाता है कि सिंधु नदी में भयंकर बाढ़ आया था और बाढ़ के आने की वजह से सभ्यता का विनाश हो गया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मच्छर के काटने से मलेरिया फैला और मलेरिया के फैलने से सभ्यता का विनाश हो गया। कुछ कहते हैं कि आर्यों के आक्रमण की वजह से सभ्यता का विनाश हुआ। कुछ कहते हैं कि भूकंप आने की वजह से सभ्यता का विनाश हुआ। कुछ कहते हैं कि भूस्खलन हुआ, भूस्खलन के होने से सभ्यता का विनाश हो गया। सब कुछ था, सब कुछ था। ये समझ लो कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जितना जानकार थे, जितना डेवलप थे, उतना डेवलप तो आज के लोग नहीं है। और जितनी चीज़ें आज है, चाहे हम किसी देवी देवता की बात करें या हम घर के बनावट की बात करें, एक मंजिला से दूसरे मंजिला की बात करें, ये सारा कंसेप्ट जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता से आया हुआ है। रोड के किनारे यानी कि जो रोड होती हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटें, या चौराहा होना चाहिए, गली होना चाहिए, ठीक है। रोड के किनारे जो है कि नाला होना चाहिए। ये सारा कंसेप्ट आज का जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से लिया हुआ है। हाँ, आज उसके लोगों से भी ज़्यादा वो बुद्धिमान थे। हम क्या करते हैं कि घर के दरवाजे रोड की तरफ खोलते हैं, वो घर के दरवाजे रोड की तरफ ना खोल के साइड में या पीछे गली की तरफ खोलते थे। क्यों? क्योंकि अतिक्रमण से बचना, यानी कि गंदगी से वो बचना चाहते थे। मान लो कि गंदगी तो गंदगी, जैसे रोड है, अब बच्चा खेलते हुए रोड पर चला गया, हालांकि उस समय ट्रक मोटर गाड़ी तो नहीं था, मगर बैलगाड़ी था, बैल वगैरह थे, गाय वगैरह थे, कोई उनको दबाते हुए निकल जाए तो ठीक है। तो कई चीज़ों को देखते हुए वो घर के दरवाजे मुख्य रोड सड़क की तरफ ना खोल के या तो साइड में या पीछे की तरफ वो खोलते थे दरवाजे,
और सारे लोगों का यही कंडीशन था। ठीक है, हाँ 3000 BC से लेकर 1500 BC तक चला, यानी कि 1500 सालों में के अंदर ये समाप्त हो गया। और सबसे बड़ा इसका समाप्त होने का, इसके एंडिंग का, इसके पतन का जो कारण माना जाता है वो सिंधु नदी में भयंकर बाढ़ आने के वजह से हुआ था। ठीक है, फिलहाल ये पंजाब में या पाकिस्तान में है? कौन? सिंधु घाटी। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारी बस्तियां आती है। ठीक है, और इसी में जैसे हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बात करें तो हड़प्पा तो चलो भारत में बहुत सारे इसके भाग हैं, मगर मोहनजोदड़ो पूरी की पूरी पाकिस्तान में चला गया है। और कहा जाता है कि पूरी पाकिस्तान ही बसा है मोहनजोदड़ो में। और 1400 से ऊपर प्राचीन सभ्यताओं की खोज हुई है, जिसमें सबसे अधिक 1400 में सबसे बड़ी जो सभ्यता थी वो मोहनजोदड़ो थी। मगर वर्तमान भारत की बात करें कि सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी है, तो राखी गढ़ी है। और पहले क्या, मोहनजोदड़ो चला गया 1947 के भारत विभाजन के बाद, बंटवारे के बाद पाकिस्तान में। तो अब वर्तमान भारत में सबसे बड़ी प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तो राखी गढ़ी जो हरियाणा में है। हाँ हाँ अभी भी है। जिला है ना सर? अरे सभ्यता यार वो जगह है वहाँ, उस समय के मानव थोड़ी है इस समय। खुदाई उदाई करते हैं तुरंत इसे ही निकलता है, ऐसा बोल रहा है जो है। देखो लगभग 1400 से अधिक प्राचीन बस्तियों की खोज की जा चुकी है। ठीक है, जिसमें सबसे बड़ी जो बस्ती थी वो मोहनजोदड़ो थी। तो मोहनजोदड़ो तो चला गया पाकिस्तान में बंटवारे में। तो जब वो पाकिस्तान में चला गया है तो अब बचा कौन, तो अब भारत में सबसे बड़ी बस्ती की अगर बात करें तो राखी गढ़ी। कौन है? राखी गढ़ी, जो कहाँ पे, हरियाणा में। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा में। और दूसरा अगर सबसे बड़ा की बात करें तो धौलावीरा है। लोथल क्या है? लोथल बंदरगाह है। बंदरगाह मतलब कि जहाँ पे समुद्री जहाज आकर रुकते हैं। इसी लोथल से ही तो लोग मिस्र मेसोपोटामिया तक चले जाते थे व्यापार करने के लिए। राखी गढ़ी ये प्राचीन बस्ती है। हाँ, भारत की सबसे बड़ी, वर्तमान भारत की सबसे बड़ी प्राचीन बस्ती राखी गढ़ी है। प्राचीन भारत के हिसाब से बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो है। सब लिखवाएंगे, अभी बताएंगे। चलो, एक तो हो गया ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, इसका भाग। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा हमारा वैदिक सभ्यता, यानी कि वैदिक सिविलाइजेशन। देखो सिंधु घाटी सभ्यता का तो ये तो ओवरऑल टाइमिंग है 3000 BC से लेके 1500 BC। मगर हमने बताया था कभी कि अगर पूछिए आपसे कार्बन 14 के अकॉर्डिंग सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का परफेक्ट या सर्वमान्य तिथि क्या है कार्बन 14 के अकॉर्डिंग, तो वो है 2350 BC से लेकर 1750 BC। देखो इसके टाइमिंग के बारे में बहुत सारे इतिहासकारों ने अलग अलग डिफरेंट टाइमिंग बताया है। कोई 3000 से लेके 1500, कोई 3500 से लेके 1800, कोई 2300 से लेके 1900, ठीक है, कोई 2500 से लेके 1500, 1200, 1250 तक में कर दिए हैं। तो कितने लोगों का लेकर चलेंगे, किसका सही करेंगे? भाई हम कौन होते हैं, जब हमको खुद सटीक नहीं पता है तो हम कैसे उसको गलत कर सकते हैं, क्योंकि कोई रिटन एविडेंस तो मिला नहीं है। ऐसे ही किसी एविडेंस से कार्बन 14 के अकॉर्डिंग वो उसको पता किए। तो कार्बन 14 जो यंत्र है इससे पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो एकदम सटीक टाइमिंग है, जो जिस टाइम में वास्तव में ये चलता था, तो वो टाइमिंग है 2350 BC से लेके 1750 BC, यानी 2350 में शुरू हुआ था और 1750 में समाप्त हो गया था। ये कौन बताता है? कार्बन 14 यंत्र जो है, तत्व जो है, ये केमिकल टाइप के होते हैं। ये नहीं है कि लगा दिए चुन 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 करके वो कर दिया, छिड़काव वगैरह करते हैं। बस 2 मिनट और अब वो तो वही सब बताएंगे, हम साइंटिस्ट थोड़ी हैं, हमको बस इतना ही मतलब है। देखो प्रत्येक मनुष्य के अंदर कार्बन 12 पाया जाता है। अब उसी के हिसाब से वो करते हैं, पता करते हैं। कार्बन 12 और कार्बन 40 को मिलाकर जो भी रिएक्शन वगैरह कराते होंगे आर्कियोलॉजिस्ट। हम देखे तो नहीं है, कहीं 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 तत्व लिखता है, कहीं यंत्र लिखता है। केमिकल नहीं रहता है, छिड़काव वगैरह करते हैं, ब्लड वगैरह चेक करते हैं ना, मारते हैं किसी से लगा देते हैं।
हाँ हाँ, तुम्हारे ऊपर छिड़काव करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, यूरिया पोटास का छिड़काव करेंगे। रुक जाओ सपना, बस बस हो गया ये, बस बस। लंच लंच करती हो, करती हो, फिर भी ऐसे हो। ढंग से बे टाइम का खाएगी तो ऐसे ही रिजल्ट आएगा ना। बे टाइम का खाना और बे टाइम का पढ़ना रिजल्ट सही नहीं देता है। टाइमिंग खराब है ना। हेल्थ पे ध्यान दो, पढ़ाई अपने आप सही हो जाएगा। किसकी तरह नहीं बताएंगे। प्रीति की तरह, प्रीति बोली क्या? हाँ चलो, वैदिक सभ्यता के टाइमिंग की बात करें, जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त होता है 1500 बीसी में, वैसे ही हमारा शुरू हो जाता है क्या? वैदिक सभ्यता। और ये चलता है कब तक? 600 बीसी तक। और 600 बीसी के बाद हमारा शुरू हो जाता है क्या? महाजनपद का काल। क्या कान में फुसुर फुसुर कर रही हो जी? हो गया। हाँ बोलो लड़कियाँ। सुनो, अब थोड़ा सा लोहे के बारे में जान लो। अब यहाँ से हमारा ऐतिहासिक काल शुरू हो जाता है। यहाँ से 600 से चलेगा, महाजनपद से चलेगा मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण तक। इसके बाद 712 से हमारा शुरू हो जाएगा मध्यकालीन भारत का इतिहास। हो गया बात? क्या बताएं हम, बताओ। मतलब कन्हैया भगवाना पार लगा सकते हैं, हम लोग के बस का नहीं है। इन लोगों को बीच में ले जाके नैया ढकेल दे, नाव का हंडिल उंडिल निकाल के छोड़ दे। ऐसे ऐसे करेगी तू तो अपने आप जाएगी। हाँ बोलो क्या बोल रहे थे? ठीक है, वैदिक सभ्यता समाप्त हुआ। अच्छा, वैदिक सभ्यता को भी फिर क्या कर दिया गया? 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पगलाना मत। हाँ, एक हमारा हो जाएगा ऋग्वैदिक, हमको लोग तो हम ही को कर देते। दूसरा उत्तर वैदिक, पिस्तौल और गांजे के साथ लोग गिरफ्तार। ठीक है। उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल। उत्तर क्या पढ़ा? पिस्तौल और गांजे के साथ लोग गिरफ्तार। पिस्तौल और गांधी के साथ? गांजे गांजे। अच्छा, गाजे के साथ। हमके पिस्तौल का गांधी जी से क्या संबंध? तो मुझे लगा कि वो नाथूराम गोडसे वाली राम रहीम। 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक चलता है हमारा क्या? ऋग्वैदिक काल। और 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक चलता है हमारा क्या? उत्तर वैदिक काल, यानी लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, तो इस तरह से इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, यानी कि ऋग्वैदिक पीरियड और उत्तर वैदिक यानी लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, और इसके बाद तो हमारा 600 से शुरू हो जाता है महाजनपद। महाजनपद यानी 16 महाजनपद। 16 महाजनपदों के बारे में सबसे पहले जानकारी कहाँ पे मिलती है? जल्दी बताओ। हाँ, अब इधर उधर खोजेगी। 16 महाजनपदों की जानकारी सर्वप्रथम हमको कहाँ से देखने को मिलता है? सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर देखने को मिलता है? ऑप्शन पृथ्वी, सपना, रोहित, अवनीश, जो भी आए। पृथ्वी। 16 महाजनपदों के बारे में कितनी बार बताएं कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जो बौद्धिस्ट ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, इसी में हमको सर्वप्रथम 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलता है कि उस समय यानी 600 बीसी में, यानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हमारा भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, जिसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो मगध था। सब लिखवाएंगे, परेशान ना हो। हाँ, 16 महाजनपदों का उल्लेख सर्वप्रथम याद देती है ये सब। ये उल्लेख सर्वप्रथम क्या हुआ? क्या हंस रहे हो? बंद किए हो क्या? चालू है ना? अब क्या? 16 महाजनपदों का उल्लेख सर्वप्रथम बंद किए थे। गधा पूरा एकदम है, अपने मन का करते हैं ये सब। सर्वप्रथम इलेनिया भुलवा देती है, जैसा नाम रखी है ना वैसा हम भी चले जाते हैं सपना में। 16 महाजनपदों का उल्लेख सर्वप्रथम अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर अंगुली की तरह देख लो, नहीं तो कुछ और लिख दोगी।
ये अंगुत्तर निकाय बौद्धिस्ट ग्रंथ है। अंगुली मतलब दिखा रहे कि अंगुली का इशारा, अंगुत्तर मतलब अंगुली, इतना नहीं याद रहेगा ना तो भी कर ले जाएगी। अंगुत्तर ये बौद्धों का एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम रख दिए इन लोगों ने अंगुत्तर। अब काहे कि यही नाम रखे, यही नहीं समझ में आ रहा है। सुनाओ। हाँ, अंगुत्तर निकाय में मिलता है, इतना कहाँ छोड़ रही हो, अपना ही गलत वो कर, अधूरा अधूरा लिख रही है। ठीक है ना। अरे ये कहाँ भी, बस 1 मिनट लोहा के बारे में जान लो थोड़ा सा, तुमको पता होना चाहिए पूरे घर में कहाँ कहाँ लोहा, कहाँ आया था लोहे का, लोहे की खोज कब हुआ था, कब हमको लोहे के बारे में जानकारी मिलता है। देखो सुन लो थोड़ा सा लोहे का इतिहास यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहले चीन, जो चीनवासी थे ना, दुनिया में ये पहला ऐसा देश था जिसको लोहे के बारे में सबसे पहले जानकारी होता है। कब? 2000 BC, यानी कि आज का भी डेट ले ले तो 4000 BC पहले। चीन के बाद पता चलता है ईरान वासियों को, ईरान वासियों को लोहे के बारे में पता चलता है 1400 BC में। फिर आता है क्या? लौह युग। लौह युग, लौह युग का मतलब समझ रहे हो, यानी कि लोहे का काल, जिस समय की मतलब पूरी दुनिया को लोहे के बारे में जानकारी हो गया, पूरी लोहे के बारे में जानकारी पूरी दुनिया को हो गया, मगर हमारे भारत को नहीं था अभी। मगर फिर भी मान लिया क्या सब भारत को के चक्कर में पड़े रहेंगे तो लौह युग घोषित कब करेंगे, तो इसलिए 1200 BC में वो क्या कर दिए, लौह युग की घोषणा हो गया। मतलब एक तरह से उसको लौह युग माना जाता है। पूरी दुनिया, पूरी कंट्री को लगभग मालूम हो गया था, मगर हम भारतीयों को अभी भी लोहे के बारे में जानकारी नहीं है। तो हम भारतीयों को कब पता चलता है, यानी कि भारत को अगर लोहे के बारे में बात करें तो 1000 BC में, 1000 BC यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 1000 साल पहले हमको लोहे के बारे में जानकारी मिलता है। अब तुम बताओ कि 1000 BC में भारत में कौन सी सभ्यता चल रही थी? गूगल। मुझे कर ये गूगल सभ्यता, याहू। अरे उठाओ यार, गुस्सा में सब गिर जा रहा है। ठीक है, प्रीति सही बताई, कौन सा बताई थी? अरे ऋग वैदिक काल हो गया ना, तो ऋग, हाँ सुनो थोड़ा सा, ऋग वैदिक सभ्यता, ऋग वैदिक काल के जो लोग थे उनको सबसे पहले लोहे के बारे में जानकारी हुआ था। ठीक है, क्लियर हुआ? बस करो यार, बस करो। और कुछ?